जी बेटा, रेशियो में सबसे पहले हम आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, कि प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियोज होते हैं उन पे कमेंट कैसे करना है, पहले उस पे आते हैं। तो उसमें एक होता है, एक तो सवाल आता है डायरेक्ट कि प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कमेंट करो, एक सवाल आता है डायरेक्ट कि प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कमेंट करो। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो तीन रेशियो बड़े इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन और रॉस। इन तीनों पे पहले आपने अलग अलग कमेंट करना है, इन तीनों पे पहले आपने अलग अलग कमेंट करना है। मतलब उसने सवाल में पुराना डेटा भी दिया होगा, इस साल का भी दिया होगा, ठीक है, या फिर कंपेटिटर का भी दिया होगा और हमारा भी दिया होगा। अगर पुराना डेटा दिया हुआ है उसने, तो आपने ये बात करनी है कि ये तीनों रेशियोज जो है हमारे इंप्रूव हो रहे हैं या वर्स हो रहे हैं, डिटोरिएट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर ये इंप्रूव हो रहे हैं तो ये क्या शो करता है, ठीक है। टाइम हो तो उसके पीछे एक रीजन भी बता दें कि इस इंप्रूव होने का क्या रीजन है, ठीक है। इसी तरीके से वो आपको कंपेटिटर का डेटा भी दे देगा और हमारा डेटा भी दे देगा। तो आपने ये बताना है कि हमारा उससे अच्छा है या बुरा, हमारा जो आंसर है वो उससे इंक्रीज है या कम है। लाइक कंपेटिटर का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 20%, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है फॉर सपोज 25%, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन उससे ज्यादा है, हमारा ग्रेटर है, हम उससे बेटर पोजीशन में। और ये क्यों होगा, इसके पीछे कोई रीजन बता दें। वो आ रहा हूं मैं, रीजन के ऊपर आ रहा हूं। तो पहला स्टेप क्या है, अगर सवाल आ जाए प्रॉफिटेबिलिटी पे कमेंट करो, तो आपने क्या करना है, ग्रॉस मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन और रॉस, इन तीनों पे पहले अलग अलग कमेंट करेंगे कि ये हमारे इंप्रूव हो रहे हैं या डिटोरिएट हो रहे हैं, अगर प्रीवियस डेटा दिया हो, और अगर कंपेटिटर का दिया हो तो हमारा उससे ज्यादा है या कम है, और उसके पीछे एक रीजन बताना है। अब रीजन कैसे बताएंगे यार, तो सबसे पहले आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आपका इंक्रीज आ रहा है या आपका बेटर आ रहा है या आपका इंप्रूव आ रहा है, तो उसका एक रीजन ये होता है कि आपकी जो गुड्स हैं वो आप हायर प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं। एक रीजन तो ये होता है, आपकी जो भी गुड्स हैं उन पे आप प्राइस अच्छी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, बाकियों के मुकाबले में ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दो बातों से इंक्रीज होता है, एक होता है आपका कि सेलिंग प्राइस हायर हो, ठीक है, वाइल लेसर चेंज या वाइल नो चेंज इन कॉस्ट। दूसरा रीजन ये होता है कि आपकी कॉस्ट कम आ रही हो। आपकी क्या आ रही हो, कॉस्ट कम आ रही हो। मतलब कॉस्ट कैसे कमा सकती है, जब आप चीजें सस्ती बाय करें, जब आप बाइंग गुड्स करें चीपर प्राइस के ऊपर, ठीक है। एक मिनट सबर कीजिएगा, मैं, जब गुड आप सस्ती बाय कर रहे हो, जब क्या नाम है आप जो है गुड्स पे ट्रेड डिस्काउंट अवेल कर रहे हो, ठीक है, आप जो है क्या नाम है कैरेज इनवर्ड, आपको पता होगा कैरेज इनवर्ड, हम जब गुड्स लेते हैं तो उस पर डिलीवरी कॉस्ट भी आ रही होती है, उसको वो हमारी कंट्रोल्ड हो, वो हमारी कम आ रही हो। तो जितना ज्यादा गुड्स की परचेज प्राइस कम होगी, जितना ज्यादा क्या नाम है गुड्स पे जो क्या नाम है जो कैरेज इनवर्ड है वो कम होगा, ठीक है, जितना क्या नाम है आप सेलिंग प्राइस ज्यादा अच्छी चार्ज कर रहे होंगे, आपका ग्रॉस मार्जिन ज्यादा आ रहा होगा। यहाँ तक मेरे साथ है, ठीक है। नॉर्मली दो बड़े रीजन होते हैं, एक रीजन होता है इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, दूसरा रीजन होता है डिक्रीज इन कॉस्ट प्राइस। अगर ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, आपकी जो परचेज प्राइस है वो कम आ रही हो, उसके कमाने के बहुत रीजन हो सकते हैं, कि आपने सप्लायर चेंज कर लिया हो, आपने सप्लायर से बल्क में खरीदा हो, ट्रेड डिस्काउंट अवेल कर लिया हो, आपने जो है क्या नाम है जो डिलीवरी कॉस्ट है वो कंट्रोल कर ली हो, मतलब सप्लायर चेंज कर लिया, तो करीब वाले सप्लायर से माल ले लिया, डिलीवरी कॉस्ट कम होगी, तो ये भी रीजन आ सकता है, ठीक है। यहां तक मेरे साथ है बेटा। तो आपने सिंपल दो रीजन याद कर लिया, सेलिंग प्राइस ज्यादा चार्ज कर दी, कॉस्ट प्राइस कम हो गई हमारी, ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा इंप्रूव हो गया। दूसरा प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आते हैं, प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आते हैं। अब प्रॉफिट मार्जिन आपका अच्छा आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन आपका बेहतर हो गया है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, तो उसके पीछे बड़ा रीजन ये होता है हमारा कि हमारी जो एक्सपेंसेस है वो कम हो गए। अगर लास्ट ईयर प्रॉफिट मार्जिन 12% था और इस साल प्रॉफिट मार्जिन आपका 15% आ रहा है, मतलब इंप्रूव हो गया, बेहतर हो गया, तो उसका रीजन ये कि आपने अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस की जगह कंट्रोल का वर्ड लिख लीजिएगा। क्योंकि अमूमन क्या होता है, जब हम सेल ज्यादा करते हैं तो हमारा क्या नाम है वो भी होता है, क्या कहते हैं, जब हम कोई चीज सेल ज्यादा करते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस उस मैनर में नहीं बढ़े जिस तरह बढ़ने चाहिए। एक्सपेंसेस को हमने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया होगा, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो गया होगा। तो एक रीजन तो ये कि आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। आपकी स्टाफ की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो गई, वो ज्यादा प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, खर्चा कम आ रहा है, ये भी रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन आपका इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। समटाइम ये होता है कि एक्सपेंसेस वही आ रहे होते हैं जो लास्ट ईयर थे, इस साल भी वही एक्सपेंसेस आ रहे हैं, बट इस साल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास क्या नाम है
हमारा प्रॉफिट भी बढ़ गया, ये रीजन भी आ सकता है। और तीसरा रीजन भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, वो है सेल्स। हम जितनी ज्यादा सेल्स करेंगे ना बेटा, हम जितनी ज्यादा सेल्स करेंगे, जितनी ज्यादा सेल्स करेंगे, जितना ज्यादा सामान सेल करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो सर जब हम सेल करते हैं तो खर्चे भी तो बढ़ते हैं। एक सवाल पैदा होता है, जब हम सामान सेल करेंगे तो हमारे खर्चे भी तो बढ़ेंगे ना। तो खर्चे सारे नहीं बढ़ते, खर्चों में रेंट आपका नहीं बढ़ेगा। सरतला के पास अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएं, ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, ज्यादा सेल करें, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे, ठीक है, नोट्स का खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन रेंट तो वही रहेगा। सर सरतला का जो वो जो डिलीवरी का खर्चा है, आने जाने का खर्चा, वो तो वही रहेगा। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं है? गाइस मेरे साथ हैं? जी मुंतहा जी बेटा, सर। ठीक ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉफिट मार्जिन अगर आपका इंप्रूव हो रहा है तो उसका एक रीजन ये है कि आपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है। दूसरा, आपकी सेल्स में इजाफा हुआ है, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा हुआ है। और आपकी कोई अदर इनकम है, अगर उस वो भी आपने अवेल की है, ज्यादातर होती नहीं सवालों में, इसलिए मैंने अदर इनकम को बोला नहीं। कभी कभार सवालों के अंदर अदर इनकम भी आ जाता है, लाइक रेंट रिसीव, हम कोई अपना प्रेमिसेस का कोई हिस्सा आगे रेंट पे दे देते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट मार्जिन हमारा बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये रीजन याद रख लीजिएगा। अब आते हैं रॉस के ऊपर, ये नोट्स में भेज दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, रॉस के ऊपर आते हैं। रॉस क्या शो करता है? रॉस ये शो करता है कि हमने जो पैसा लगाया है, हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इस पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे बिजनेसेस के साथ, जो बाकी बिजनेस है हम उससे इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो रॉस के बारे में आता है, अगर रॉस आपका इंप्रूव हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है प्रॉफिट। रॉस आपका इंप्रूव हो रहा है तो उसका बड़ा रीजन क्या है? प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसका मतलब आपका रॉस इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो आपका रॉस इंप्रूव होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? आपका प्रॉफिट होता है। जितना हमारा प्रॉफिट में इजाफा होगा, जितना हमारा प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा होगा, उतना ही हमारा रॉस में इजाफा होगा, ठीक है। रॉस क्या शो करता है कि आप कितने एफिशिएंटली, कितने इफेक्टिवली आप अपने कैपिटल को यूज कर रहे हैं, कितने एफिशिएंटली, कितने इफेक्टिवली आप जो है अपने कैपिटल को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो रॉस जितना ज्यादा इंप्रूव होता है, वो उतना ही ज्यादा आपकी एफिशिएंसी को शो कर रहा होता है कि हम कैपिटल को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा रॉस इंप्रूव होने का रीजन ये होता है कि जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है वो रिड्यूस हो गया। दो रीजन होते हैं, या तो प्रॉफिट आपका इंप्रूव हो गया, प्रॉफिट मार्जिन आपका अच्छा हो गया, या फिर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कम हो सकता है? आपने कोई लोन पहले लिया था, वो आपने अदा कर दिया, तो इससे भी रॉस इंप्रूव हो सकता है। तो अच्छे बच्चे क्या करते हैं? अच्छे बच्चे क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं रॉस हमारा इंप्रूव हो रहा है। इंप्रूव हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हम अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, हम अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। और व्हाट वुड बी द रीजन बिहाइंड दिस? इसका रीजन ये होगा कि हमारा प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है, या फिर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा लॉस इंप्रूव हो गया। यहाँ तक मेरे साथ हैं? जी सर। ठीक, अच्छा ठीक। अब पेपर में सवाल आ गया, आपने तीनों पे अलग अलग कमेंट कर दिया, जीपी पे भी, जीपी पे कमेंट कर दिया, प्रॉफिट मार्जिन पे कमेंट कर दिया, रॉस पे कमेंट कर दिया, आखिर में कंक्लूजन देना है। आखिर में कंक्लूजन देना है। तो कंक्लूजन के लिए आप इन तीनों को देखें, अगर ये तीनों इंप्रूव हो रहे हैं तो आप लिखेंगे ओवरऑल बिजनेस इज गोइंग वेल, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। अगर ये तीनों रेशियो जो है कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा। इन तीनों में से दो रेशियो अच्छे हैं, एक रेशियो बुरा है। तो पहले आप उन दो रेशियो की बात करें कि बिजनेस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा है, लेकिन रॉस के हवाले से बिजनेस को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं लिक्विडिटी के ऊपर। अच्छा, लिक्विडिटी में हमारे पास वो बाकी तीन भी आ सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर, वो भी आ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कमेंट के लिए सवाल के ऊपर। सवाल में आता है लिक्विडिटी पे कमेंट करो, और एग्जामिनर ने आपसे करंट रेशो और क्विक रेशो कैलकुलेट करवाया, तो फिर आप कमेंट भी इसी के ऊपर करेंगे। आप फालतू में अपनी तरफ से कोई रेशो नहीं बताएंगे जब तक उसने नहीं कैलकुलेट करवाया। कमेंट हमेशा बाद में किया जाता है, कमेंट हमेशा बाद में किया जाता है, पहले रेशो कैलकुलेट होते हैं। तो अगर लिक्विडिटी का सवाल आ जाए, लिक्विडिटी के सवाल में ज्यादातर करंट रेशो एंड एसेट टेस्ट रेशो यूज होता है। लेकिन उसने अगर कैलकुलेट आपसे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और इन्वेंटरी टर्नओवर करवाया है, तो फिर आप उसको सामने रख के लिक्विडिटी पे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि उस पर भी बात हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम करंट रेशो के ऊपर आते हैं। करंट रेशो में ये बताता है कि हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं अगेंस्ट करंट लायबिलिटीज, कितने करंट एसेट हैं अगेंस्ट करंट लायबिलिटीज। तो पहले तो आपने ये बताना है, अगेन ट्रेंड बताना है कि करंट रेशो जो है हमारा
पिछले साल के मुकाबले में इंप्रूव हुआ है, डिटोरिएट हुआ है ये। अगर वो कंपेटिटर का देता है तो हमारा ग्रेटर है या लोअर है, इस पे बात करनी है, ठीक है। अच्छा, करंट रेशो के बारे में आता है, इसके बारे में 3 पॉइंट है, वो ज़हन में याद रखने हैं आपने। मैं बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ आपको, इसके बारे में कुछ बातें याद रखनी है आपको। वो क्या बातें, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ। करंट रेशो का एक है डेंजर जोन, ठीक है, एक है डेंजर जोन। वो डेंजर जोन है 1:1। अगर आपका करंट रेशो 1:1 आ रहा है या 1 से कम आ रहा है, ठीक है, आपका करंट रेशो जो है 1:1 से कम आ रहा है या 1 के करीब है, तो इसका मतलब बिजनेस की परफॉर्मेंस सही नहीं है, बिजनेस को इंप्रूव करने की जरूरत है, भले उसने पिछले साल का डाटा नहीं दिया, ठीक है। आपको करंट रेशो मालूम किया, आपका आंसर आ गया फॉर सपोज 0.9। 0.9 क्या शो करता है? 0.9 शो करता है कि हमारे पास जो करंट एसिड है वो 90 है और जो करंट लाइबिलिटीज है वो कितनी है, 100 है। यानी लाइबिलिटीज ज्यादा है और करंट एसिड हमारे पास कम है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिजनेस को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जब लाइबिलिटीज पे करने की बात आएगी तो बिजनेस को कहीं से बैंक लोन लेना पड़ेगा या अपने करंट नॉन करंट से डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे लाइबिलिटीज को सेटल करने के लिए। तो ये एक डेंजर जोन है। तो अगर आप करंट रेशो मालूम करते हैं और आंसर 1 से कम आता है तो आपने पहले लिख देना है कि बिजनेस इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, इट्स करंट लाइबिलिटीज आर हायर देन करंट एसेट, बिजनेस हैज नॉट इनफ करंट एसेट टू पे ऑफ करंट लाइबिलिटीज, ये वाली बात लिख देनी है, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर सर आंसर जो है, तो ये याद रख लें, 1:1 से कम आंसर आ रहा है तो आपने पहले सीधा सीधा बोल देना है कि द करंट रेशो ऑफ बिजनेस इज 0.9 and it shows that business has lesser current asset to settle current liabilities. Business is not performing well in terms of calculating current ratio. ठीक है, in terms of liquidity business is not performing well. ठीक है। अच्छा, आंसर अगर 1.3 आ जाता है, आंसर 1.4 आ जाता है, ठीक है, आंसर अगर 1.2 आ जाता है तो कैसे कमेंट करेंगे? तो हम बोलेंगे करंट एसेट अच्छे हैं, हम बोलेंगे, और कंपैरिजन नहीं दिया उसने, पिछले साल से कंपैरिजन नहीं दिया, तो हम बोलेंगे 1.3 आ रहा है, 1.4 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, इसका मतलब ये कि करंट एसेट ज्यादा है और करंट लायबिलिटीज कम है। तो हम लिखेंगे द करंट रेशियो इज 1.2, इट मींस द करंट एसेट्स आर 1.2 टाइम्स अबव देन करंट लायबिलिटीज। हमारे पास जो करंट एसेट है वो ज्यादा है करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। हाउएवर का लफ्ज लगा के ये लिखेंगे इट इज बिलो देन 2:1, इट इज बिलो देन 2:1। 2:1 हमारे पास एक बेंचमार्क लेवल है, एक आइडियल लेवल है। मैं रिपीट कर दूं अपनी बात। आपने करंट रेशियो निकाला, आपका आंसर आया 1.2, 1.4, 1.3, 1.45 आया, ठीक है, 1.5 भी आ गया, कोई मसला नहीं। आपने लिखना है कि भाई कि द करंट रेशियो इज 1.5, द करंट रेशियो इज 1.4, the current ratio is 1.2, it shows that business has higher current asset to pay off current liabilities, ठीक है, it shows कि business के पास ज्यादा current asset। however it is below the ideal level, that is 2:1। आपने ये वाली बात करनी है। और अगर 2:1 के करीब करीब आंसर आता है, लाइक 1.7 आ जाता है, 1.78 आ जाता है, आप बोल देना business is performing well, it is its current ratio is 1.6, 1.7, it shows business is high current asset than current liability, however it is below the benchmark level 2:1। वहां भी ये बात करनी है, मतलब ये बात बोलनी है आपने। अगर आंसर 1.4 आ रहा है, 1.3 आ रहा है, आपने अच्छी बात करनी है कि बिजनेस जो है क्या नाम है उसके पास करंट एसेट ज्यादा है, लेकिन इसका आंसर अभी भी 2:1 से क्या है, कम है। यहां तक मेरे साथ है? जी सर। ठीक है, बस फर्क ये है कि 1.3, 1.4 एंड 1 यानी 1.5 से अगर कम आंसर आता है तो आपने कमेंट करते वक्त बोलना है सेटिस्फैक्ट्री। मैं लिख देता हूं, बिलो 1 है तो ये डेंजर है, वर्स है, और बिलो 1:1 है, 1:5 है आपका आंसर, तो ये सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। मैं इसको जरा छोटा कर दूं, कमेंट ये होगा कि भाई करंट एसेट ज्यादा है लेकिन परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है क्योंकि ये भी 2:1 से कम है, ठीक है। और आंसर जो आपके पास अराउंड 1.5 टू
1.9 आ रहा है या 1.8 आ रहा है, तो आप बोलिएगा बेटर है, ठीक है, बेटर है, ठीक है। बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, बेटर है। बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, बेटर है। लेकिन आपने ये वाली बात जरूर करनी है दोनों में, 1.5 वाले में भी एंड 1.5 से लेके 1.8 तक वाले में भी, कि ये अभी भी 2:1 से कम है। और अगर आंसर 1.9 आता है, आंसर जो है 2.1 आता है, तो आपने बोलना है बिजनेस इज गोइंग वेल, इट्स करंट रेशियो इज नियरर टू द बेंचमार्क लेवल, दैट इज 2:1। अगर 1.9 आता है, 2.1 आता है, 2.2 आता है, तो आपने बोलना है बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 2.1 आ रहा है तो आपने कहना है कि आइडियल लेवल से ज्यादा है। 1.9 आ रहा है तो नियरर टू बेंचमार्क लेवल 2:1 आ रहा है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि कमेंट कैसे करना है? यस एंड नो बोले भाई। जी सर, आ रहा है समझ। ठीक है, तो ये मैं अटेम्प्ट भी कराऊंगा, टेंशन की बात नहीं है, मैं अटेम्प्ट भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया करंट रेशो पे कमेंट। यस, हमें सबसे पहले उस वैल्यू की बात करनी है और हमें बोलना है कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है, और उस वैल्यू को सामने रख के ये कमेंट जरूर करना है कि करंट एसेट ज्यादा है या कम है। 1:1 से कम आ रहा है तो हम बोलेंगे करंट एसेट कम है। 1:1 से ऊपर आ रहा है हम बोलेंगे करंट एसेट ज्यादा है करंट लायबिलिटी से। और बेंचमार्क लेवल की जरूर बात कीजिएगा 2:1 की, अगर 1:1 से ज्यादा आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं आगे, एसिड टेस्ट रेशियो के ऊपर आते हैं। एसिड टेस्ट रेशियो जो होता है, मैं सारा मिटा देता हूं। एसिड टेस्ट रेशियो का एक ही लेवल है और वो है हमारे पास आइडियल लेवल, उसका क्या है, 1:1। ये आइडियल लेवल है एसिड टेस्ट रेशियो का। एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं उसको, लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, क्विक रेशियो भी कहते हैं। इसका आइडियल लेवल है 1:1। अगर आपका आंसर 1:1 के करीब आ रहा है, लाइक 1:1 आ रहा है, 1.1 आ रहा है, ठीक है, 0.99 भी आ रहा है, 0.95 भी आ रहा है, ऐसा होगा नहीं, इससे कम आएगा, तो भी आपने बोलना है कि भाई बिजनेस अच्छा जा रहा है और उसकी जो वैल्यू है वो नियरर टू बेंचमार्क लेवल है, आइडियल लेवल है, दैट इज 1:1। लेकिन अगर आंसर 0.7 आ जाता है, फॉर सपोज, बहुत कम आ जाता है, 0.7 आ जाता है, 0.8 आ जाता है, ठीक है, 0.7 आ जाता है, 0.8 आ जाता है, इवन अगर 0.9 भी आ जाता है, तो कमेंट में आपने ये बात जरूर करनी है कि बिजनेस के पास जो करंट एसेट है या बिजनेस के पास जो लिक्विड एसेट है, बिजनेस के पास लेस लिक्विड एसेट है, लेस लिक्विड एसेट है टू सेटल करंट लायबिलिटीज, ठीक है। आंसर अगर 0.7 आता है, 0.6 आता है, 0.2 आता है, आपने बोलना है बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा। 0.2 0.3 तो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, इतना कम आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, ठीक है। 1 से कम है ना, जितना कम होगा उतना नुकसान की बात है, जितना कम होगा तो नुकसान की बात है। तो अगर 0.7 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, 0.9 आ रहा है, तो आपने लिखना है बिजनेस इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, business has less liquid asset to settle off current liabilities and it is below the benchmark level 1:1, और वो 1:1 से क्या है, कम है, ये वाली बात करें। लेकिन आंसर अगर उसका करीब करीब आ रहा है, लाइक 1.1 आ रहा है, 0.95 आ रहा है, तो आपने लिख देना है कि इट शोज कि लेस लिक्विड एसेट है, लेकिन ये नियरर टू बेंचमार्क लेवल है, वो कितना है, वो है 1:1। इतना बड़ा इशू नहीं होगा उससे। यहां तक मेरे साथ हैं, ठीक है। पेपर में ज्यादा जो आंसर आता है ना, वो इतना करीब करीब नहीं आता, ज्यादा आपके पास 0.7 आएगा, 0.8 आएगा, तो आपको कमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा बिजनेस इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, it has less liquid asset to settle off current liabilities, moreover the value is below the benchmark level, that is 1:1, that's it। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। ठीक ठीक, ओके ओके। अच्छा, कभी कभार सवाल आता है कि सर इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। अगर हमारे पास जो है, हमारे पास करंट रेशियो जो है सारे कम आ रहे हैं, तो इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैं आपको ये नोट्स बता रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा हुआ है, लिक्विडिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हमारा करंट रेशियो अच्छा है और लिक्विड रेशियो बुरा है, सिर्फ लिक्विड रेशियो बुरा है बस, तो उसको इंप्रूव करने का एक ही तरीका है कि वो इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करो। मतलब इन्वेंट्री को जितनी जल्दी बेच सकते हो बेचो। मतलब अब इन्वेंट्री को जल्दी बेचना है तो क्या करना चाहिए मुंतहा, इन्वेंट्री को हमारी पाइल अप हो गई है, जमा हो गई है और हमें निकालनी है, तो क्या करें, सर सेल। प्रमोशन करें, प्राइस कम करें, प्राइस ठीक कम है, कर। ओ फिर डिस्काउंट। डिस्काउंट दें, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करें, अपडेटेड इन्वेंट्री रखें, जो मार्केट में चलने वाला माल है वो रखें, फास्ट मूविंग रखें, ठीक है। और कभी कभार जनरल सवाल आ जाता है कि भाई हमारे पास वर्किंग कैपिटल बहुत कम है, हमारे करंट एसेट बहुत कम है, करंट एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करें। गौर कीजिएगा, पहला सवाल मेरा ये था
कि कभी कभार होता है कि करंट रेशियो अच्छा होता है, करंट रेशियो आपका आ रहा होगा 2.1 2.3 आ रहा होगा, लिक्विड रेशियो आपका कम आ रहा होगा, वो 1 रेशियो से कम आ रहा होगा, तो उसको इंप्रूव करने के लिए इन्वेंट्री पे जान लगानी पड़ेगी। और कभी कभार दोनों रेशियो बुरे होते हैं, आपके करंट रेशियो भी बुरा होता है, तो उसके लिए फिर ये पॉइंट सामने लिखे हैं। ठीक है, अच्छा ये लिक्विड में भी आ सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लिक्विड में भी आप दे सकते हैं ये पॉइंट, कोई मसला नहीं। लेकिन लिक्विड को अगर आपने इनके अलावा, इन पॉइंट के अलावा वैसे इंप्रूव करना हो तो उसका मेन मसला होता है इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री को आप कन्वर्ट करो। लेकिन करंट रेशियो भी आपका बुरा हो, करंट रेशियो भी आपका क्या नाम है 1:1 से कम आ रहा हो, फिर तो ये ऑप्शन आपको अप्लाई करने पड़ेंगे ये सारे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप मोर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है, नॉन करंट एसेट सेल करें जो आपके पास फालतू पड़े हुए हो, लोन लें, ठीक है, रिड्यूस इन्वेंट्री की मैंने बात कर ली कि सेल करें इन्वेंट्री को। अच्छा बाकी जो पॉइंट है ये इतने वैल्यूएबल नहीं है, इसमें ड्राइंग वाला पॉइंट डाल सकते हैं कि ड्राइंग को डिले करें। ठीक है, यहां तक मेरे साथ है? गाइस यहां तक मेरे साथ है? ओके ओके। अब आते हैं हमारे पास ये जो रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया और ये सारा। इन्वेंट्री टर्नओवर पे मैंने बात कर ली थी कि इन्वेंट्री टर्नओवर जो होता है वो अगर डेज की बात करें, जितना कम होता है उतनी अच्छी बात है, जितना कम होता है उतनी अच्छी बात है। इन्वेंट्री टर्नओवर जितना आपका कम आएगा उतनी डेज में, और टाइम्स में जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात है, ये लिख लें अपने पास। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज में जितना कम होगा आपके लिए उतनी अच्छी बात है, टाइम्स में जितना ज्यादा उतनी अच्छी बात है। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या शो करता है कि हम अपना माल सेल करने में कितना एफिशिएंट है। तो पिछले साल हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर आ रहा था 40 डेज, और इस साल आ रहा है 30 डेज आ रहा है, 20 डेज आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। हम अपनी इन्वेंट्री फास्टली सेल कर पा रहे हैं, हम अपनी इन्वेंट्री को क्विकली कन्वर्ट कर पा रहे हैं उसको सेल में, ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है। ये क्या शो करता है? यही शो करता है कि हमने प्रमोशन अच्छी तरीके से की होगी, हमने एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरीके से की होगी, हमने अच्छा माल रखा होगा जो मार्केट में डिमांड होगी जिसकी, इसीलिए हमारी इन्वेंट्री जल्दी सेल हो रही है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर पे आते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर पे आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के बारे में आता है कि रिसीवेबल से जितनी जल्दी पैसा लोगे उतना अच्छा है, तो जितना इसका कम आंसर आ रहा है उतना अच्छा है। तो सर हम कैसे कमेंट करेंगे? कमेंट करने के लिए वो पिछले साल का डेटा देगा, पिछले साल का डेटा आपको देगा कि लास्ट ईयर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर था फॉर सपोज 40 डेज, और इस साल ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर आ रहा है कितना, 30 डेज आ रहा है। इसका मतलब हम जल्दी रिकवर कर पा रहे हैं पैसा, हमारी जो क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर जो है वो अच्छे हैं। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर, ये लिख लें अपने पास, क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर, ये लिख लें अपने पास, क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर। अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर आपका ज्यादा आ रहा है, लाइक पिछले साल 40 डेज था, इस साल 50 डेज हो गया, इसका मतलब आप देर लगा रहे हैं, आप जल्दी पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि आपकी जो पॉलिसीज हैं, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज हैं, यानी इनवाइस भेजना, उसको फॉलो अप करना, उसको बताना, कभी कभार ये होता है कि रिसीवेबल पैसा नहीं देता, हम फाइन लगाते हैं, ये सारी चीजें आपकी कमजोर हैं। आप उसको इनवाइस नहीं भेजते, आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं भेजते, आप उसको फॉलो अप नहीं करते, इन्फॉर्म नहीं करते उसको, आप उस पर कोई फाइन नहीं लगाते, तभी तो वो आराम से पैसे दे रहा है आपको। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका ये ट्रेड टर्नओवर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा बैड डेट के नुकसान होंगे। अब आते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर पे। ट्रेड पेबल टर्नओवर के बारे में आता है कि ये जितना आप देर से दें, लेट से दें, लेकिन टाइम को सामने रखकर। अगर ट्रेड पेबल का टाइम आपके पास है 20 डेज, तो आप 20 डेज के अंदर ही पेमेंट करें, जल्दी पेमेंट नहीं करें। वो अलग बात है आपने देर से कर दी 22 दिन में, 23 दिन में, कोई मसला नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन अगर आप जल्दी पेमेंट कर रहे हैं ना, जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, तो ये इससे क्या होगा, आपकी कैश फ्लोज प्रॉब्लम हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप इंतजार करते हैं रिसीवेबल का, रिसीवेबल पैसे देता है तो आप पेबल को देते हैं, तो पेबल को अगर आपने जल्दी पैसे दे दिए और पीछे से रिसीवेबल ने पैसे नहीं दिए, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, कैश फ्लोज मसला हो जाएगा। आपको अपना रेंट पे करना होगा, दूसरे खर्चे पे करने होंगे, उसके लिए फिर कैश अरेंज करना पड़ जाएगा। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर जो है हमारे पास, अगर पिछले साल 20 डेज आ रहा था, इस साल भी 20 डेज आ रहा है, अच्छी बात है। पिछले साल 20 डेज आ रहा था, इस साल 15 डेज आ रहा है, तो इट मींस हम क्विकली पे कर रहे हैं उसको, तो ये आगे जाके फ्यूचर में हमारे लिए कैश फ्लो प्रॉब्लम करेगा। यहां तक मेरे साथ है? तो एक सवाल ये भी आया था, इन्वेंट्री जो है उसको इम्प्रूव कैसे करें। अगर हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत बुरा आ रहा है, उसको इम्प्रूव कैसे करें? तो प्रमोशन करें, कैश डिस्काउंट दें, ठीक है, प्राइसेस को कम कर दें, इन्वेंट्री जो है वो जस्ट इन टाइम सिस्टम फॉलो करें। इन्वेंट्री जितनी ज्यादा हम कम रखेंगे उतना फायदा होगा, जितनी ज्यादा पाइल अप करेंगे उतना ज्यादा वो आउटडेटेड होगी,
उतना ज़्यादा वो जो है ख़राब होने के चांसेस होंगे, उतना ज़्यादा उसके चोरी होने के चांसेस होंगे, ठीक है? सो अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो प्लीज़ यस बोल दें, ताकि मैं आपको सवालात करवाऊँ कुछ, अगर यहाँ तक बात जी समझ में आ गई। सर। ठीक है, ओके, ओके। चलिए जी, हम सवाल करते हैं। मैं आपको कुछ सवाल दिखा रहा हूँ, वो फाइल भेज दूँगा, वो है ए लेवल की। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं ओपन करूँ। वो फाइल भेज दूँगा, वो आप कीजिएगा सारे सवाल। रेशो एनालिसिस थ्योरी, मैं कुछ सवाल दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने एक फाइल आ रही होगी, ठीक है? इसमें ये वाला सवाल हमने डिस्कस कर लिया था, अगर आपको याद हो। हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। एक मिनट कीजिएगा, मैं सवाल देख लूँ। चलिए जी, एक सवाल है, ठीक है? आप सबको सवाल नजर आ रहा है बेटा, मुंतहा बेटा? जी सर। अच्छा, इसमें ख्याल कीजिएगा 2018 का डेटा पहले दिया हुआ है, 2017 का बाद में दिया हुआ है। अब 2018 का मतलब अभी का डेटा, और 2017 मतलब पिछले साल का डेटा। तो इस सवाल में ख्याल कीजिएगा, 2018 का पहले दिया हुआ है, 2017 का बाद में दिया हुआ है। तो 2017 में ट्रेड पेबल टर्नओवर आ रहा था 35 डेज, ठीक है? अब कितना आ रहा है? 29 डेज आ रहा है, ठीक है? मतलब हम जल्दी पे कर रहे हैं। और मार्केट में क्या, मार्केट की हालत क्या है या इंडस्ट्री एवरेज क्या है, वो है 34 डेज। यानी बाकी लोग जो है वो 34 दिन में पैसे देते हैं, और हम पिछले साल 35 दिन में देते थे, अब देते हैं 29 डेज में। क्या ख्याल है, बिजनेस बिजनेस का अच्छा डिसीजन है या आपके नजदीक बुरा डिसीजन है? कोई मसला हो सकता है? ट्रेड पेबल बुरा टर्नओवर डिसीजन है, बिजनेस का बुरा क्योंकि डिसीजन है। कैश फ्लो बिजनेस हो सकता है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकते हैं, बिजनेस के पास फिर कैश नहीं अवेलेबल होगा, ठीक है? अच्छा जी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के ऊपर आते हैं। अच्छा, कभी कभार क्या करता है, वो आपको इंडस्ट्री एवरेज दे देता है कंपेटिटर की जगह पे, या आखिरी कॉलम जो है इंडस्ट्री बेंचमार्क, इंडस्ट्री एवरेज देता है, तो हम उसको सामने रखकर फिर बात करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के ऊपर आते हैं। पिछले साल रिसीवेबल हमें 31 दिन लगाते थे पैसा देने में, और अब हम रिकवर करने में कितने दिन लगा रहे हैं? 39 डेज, ज्यादा डेज लगा रहे हैं पैसे रिकवर करने में। और मार्केट की कंडीशन क्या है? 32 दिन लगाते हैं बाकी लोग। तो मुझे बताएं, हम पुअर हैं या अच्छे हैं? हम पुअर हैं, ओवर। ठीक है? अब इसने नीचे इस पे कमेंट किया, इसने इस पे कमेंट किया, इसने कमेंट किया कि बोथ चेंजेस विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन लिक्विडिटी। ये जो चेंज आया है ना, ट्रेड पेबल को जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल से देर से ले रहे हैं। सप्लायर अकाउंट्स आर नाउ बीइंग सेटल्ड मोर क्विकली देन कस्टमर पे देयर अकाउंट। कस्टमर के पे करने से पहले हम सप्लायर को पैसे दे रहे हैं। सप्लायर को देते हैं 29 दिन के अंदर, कस्टमर से लेते हैं 39 डेज के अंदर। बोथ रेशियोज आर नाउ वर्स देन इंडस्ट्री एवरेज, ठीक है? क्या होगा इससे? इससे कैश फ्लो प्रॉब्लम होंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में कैश फ्लो इश्यूज होंगे बिजनेस के लिए। बिजनेस की लिक्विडिटी डिटोरिएट होती जाएगी वक्त के साथ साथ। यहां तक मेरे साथ है? जी जी। अच्छा जी, अब अगला सवाल आ सकता है आपके पेपर में। बोले कोई 3 तरीके बताएं कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर हमारा रिड्यूस हो जाए। ये जो रिसीवेबल है ना, 39 डेज लगा रहा है, 40 डेज लगा रहा है। मेरा आप लोगों से सवाल है, बच्चे मुझे फीस लेट देते हैं, मैं क्या ऐसा करूं कि बच्चे जल्दी फीस दें? कोई 3 तरीके बताएं। या कोई भी बिजनेस ले लें, उसको पैसे रिकवर करने में मसला हो रहा है, उधार पे माल बेचता है, उधार पे गुड्स देता है, पैसे रिकवर देर से हो रहे हैं, ऐसा क्या करें कि जल्दी पैसे रिकवर हो? कोई 3 तरीके बताएं। आपके सामने ऑप्शन तो है, सामने ऑप्शन के ऊपर कोई पेज रखे हैं सामने कोने में। जी बेटा, आप लोगों के आंसर का मुंतजर। सर जल्दी देने पे डिस्काउंट दें और लेट देने पे चार्ज करें।
ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, बहुत आला। अब इसने पॉइंट लिखे हुए हैं, रिफ्यूज क्रेडिट टर्म टू लेट पेयर्स, जो लोग हमें देर से पैसे देते हैं, ठीक है, उनको हम मना कर देंगे, आज के बाद उधार पे माल नहीं देंगे, ठीक है। ऑफर कैश डिस्काउंट, जैसे भी दुआ ने बात की, हम डिस्काउंट दें कि जो लोग हमें जल्दी पेमेंट करेंगे उनको हम डिस्काउंट देंगे, 10% और छोड़ देंगे। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट, जो लोग लेट दे रहे हैं उनके ऊपर हम क्या करें, इंटरेस्ट लगाएं, फाइन लगाएं, पेनल्टी लगाएं। आस्क फॉर कैश विथ ऑर्डर इंक्रीज, आस्क फॉर कैश विथ ऑर्डर इंक्रीज कैश सेल्स, या तो हम कैश सेल्स बढ़ा दें, क्रेडिट सेल्स छोड़ दें, आज के बाद कम कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि जो भी हमें ऑर्डर देगा, भाई मुझे इतना माल चाहिए, उसको बोलो कि पहले कैश दो। कई बकायदा टीचर ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं भाई फीस पहले होगी, पढ़ाई बाद में होगी, एडवांस में फीस ले लेते हैं। तो इसी तरीके से आप एडवांस पेमेंट का मुतालबा करें कि कुछ कैश तो दे दें, कुछ पैसे तो दे दें, ठीक है। यहां तक मेरी बात सही? अच्छा जी, अगला सवाल, स्टेट 3 ड्रॉबैक्स ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेड पेबल टर्नओवर। ट्रेड पेबल को हम देर से पेमेंट कर रहे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं? ये ए लेवल का सवाल है, उलझ में आ सकता है। तो क्या नुकसान हो सकता है? जाहिर सी बात है, वो माल देना बंद कर देगा, उधार पे माल देना प्रोवाइड कर देगा। अब उसने क्या पॉइंट लिखे, पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, डिलेइंग पेमेंट टू सप्लायर मे मीन द लॉस ऑफ कैश डिस्काउंट व्हिच वुड हैव एन इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। हम देर से पेमेंट करेंगे तो हमें डिस्काउंट रिसीव नहीं मिलेगा, तो हमारा प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा इसका। अच्छा पॉइंट है। दूसरा, सप्लायर आज के बाद हमें उधार पे माल नहीं देगा, उधार पे माल नहीं देगा तो हमें जब भी माल बाय करना होगा कैश देना पड़ेगा। और अमूमन ये होता है बिजनेस के अंदर, हम माल लेते हैं उधार पे, उसको बेचते हैं, कैश मिलता है, फिर कैश पे करते हैं। तो जब माल कैश पे उठाओगे तो पैसे कहां से लाओगे? अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है शुरू शुरू में, और समटाइम बिजनेस के पास होता ही नहीं है। एंड थर्ड, फोर्स द बिजनेस टू फाइंड अल्टरनेटिव सप्लायर हु आर अनएबल टू सप्लाई गुड्स ऑन द सेम क्वालिटी। दूसरा ये होगा, तीसरा ये पॉइंट होगा कि सप्लायर हमें बोलेगा आप जाके किसी और से माल लें, मुझसे नहीं लें। हम किसी और से माल लेने जाएंगे तो सकता है क्वालिटी वो वाली नहीं हो, ठीक है। हमारा सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बैड हो जाएगा, बैड हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो हो सकता है लिमिट कम कर दे हमारी। लिमिट से क्या मतलब है? लाइक फॉर सपोज मुझे मेरा सप्लायर 1 लाख रुपए का माल उधार में देता है, हमेशा 1 लाख तक का माल उधार में देता है। आज के बाद क्या करेगा, 50,000 रुपए तक का माल देगा उधार में, 40,000 रुपए तक का माल देगा उधार में, उससे ऊपर नहीं देगा। और कभी कभार डिलीवरी लेट कर देगा, बाकी लोगों की पहले करेगा, मेरी बाद में करेगा। बोलेगा सर आप टाइम पर पैसे ही नहीं देते, मैं क्यों आपको जल्दी डिलीवर करूं सामान। एंड आखिरी, सप्लायर क्या कर सकता है, हम पे फाइन लगा सकता है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है लेट पेमेंट के ऊपर, ये एक नुकसान है, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल और देख लेते हैं जरा, एक नजर। ये देखें, ये एक सवाल है, नजर आ रहा है बेटा आप लोगों को? करंट रेशो आप देख रहे होंगे, 2016 का पहले आ रहा है, 2016 का पहले आ रहा है और 2017 का बाद में आ रहा है। 2016 में करंट रेशो था 2.6 और अब कितना हो गया, 1.2 हो गया। 2016 में लिक्विड रेशो था 1.4, अब कितना हो गया, 0.8। लिक्विड रेशो तो सीन कर दिया उसने, मतलब 1 से कम हो रहा है उसका, मतलब हालत बुरी है। करंट रेशो उसका 1 से ऊपर है, मतलब ठीक है, सेटिस्फैक्टरी है, लेकिन अगेन बेंचमार्क से कम है, 2:1 से कम है, और पहले उसका बेंचमार्क से ज्यादा होता था। तो आ जाए, अब इस पे हमें कमेंट करना है। वो कह रहा है डिस्कस द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ मार्को बिजनेस यूजिंग ओनली द करंट रेशो एंड लिक्विड एसेट रेशो, उस पे कमेंट करें। तो आ जाए, उसने क्या लिखा है, तो नीचे लिखा है करंट रेशो हैज बीन वर्सन, 2.6 से 1.2 हो गया। आप लिखिएगा करंट रेशो हैज बीन वर्सन, 2.6 से 1.2 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, करंट रेशो इज नाउ टू लो, ठीक है, ये ऊपर वाला पॉइंट छोड़ दें। करंट रेशो नाउ इज टू लो एंड वुड नॉट हैव टू गेट मच वर्स बिफोर लायबिलिटी कुड नॉट बी पेड। करंट रेशो हमारा टू लो है, लेकिन अभी भी 1:1 से ऊपर है, इंप्रूव करने की जरूरत है, हम ये बात लिखेंगे, इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। करंट रेशो हमारा वर्सन हो गया है, 2.6 से 1.2 हो गया है, ठीक है। अभी भी ये बेंचमार्क लेवल से कम है, बेंचमार्क लेवल कितना है, 2:1 है, तो इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आखिरी दाने पे खड़ा है। 1.2 और 1:1 कितना फर्क है आप देख लें, 1:1 डेंजर जोन होता है आपका। एसिड टेस्ट रेशो क्या हुआ है, 1.4 से 0.8 वर्सन हो गया, 1.4 से 0.8 हो गया, वर्सन हो गया। और ऊपर से एसिड टेस्ट रेशो इज नाउ बिलो 1:1, जो बेंचमार्क लेवल है, जो आइडियल लेवल है, उससे कम है। एंड सो कैन नॉट पे डेट विदाउट रिलाइंग ऑन यूजिंग इन्वेंट्री, और इट मींस कि हमारे पास लेस लिक्विड एसिड है टू पे ऑफ करंट लायबिलिटी। गाइस मेरी बात समझ में आ रही?
मेरी बात समझ यस में आ रही सर। है? अच्छा जी, उसके बाद अगला पॉइंट आप छोड़ दें, मैं एक और सवाल डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एक आखिरी सवाल डिस्कस कर लेते हैं, आ जाए। अच्छा, ये एक सवाल है, इसमें इसने करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करवाया है पहले। करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो पहले कैलकुलेट करवाया है। पहले मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ, उसका आंसर क्या है। तो करंट रेशियो आ गया 2.21, लिक्विड रेशियो आ गया 0.89, ये अभी इसने कैलकुलेट करवाया। ठीक है, करंट रेशियो आ गया 2.21 और लिक्विड रेशियो आ गया 0.89। ठीक है, ये भी आया। अच्छा, लास्ट ईयर का कितना था? सॉरी, लास्ट ईयर का नहीं है। एना हैज ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग डेटा। सॉरी सॉरी, इसको छोड़ दें, ये डिस्कस नहीं करते, ये अलग सवाल, अलग किस्म का है। हाँ, इस पे आ जाए, चलो ये वाला सवाल डिस्कस कर लेते हैं। वो अलग था, उसमें कस्टमर की बात थी, वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है। ट्रेड पेबल टर्नओवर पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नॉन करेंसी टर्नओवर जो वेरिएबल्स का है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। इसमें देखिए 2017 में हमारे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर आ रहा था 28 डेज, 2016 में कितना आ रहा है? 33 डेज आ रहा है, और इंडस्ट्री एवरेज कितना है? 31 दिन है। ठीक है, बाकी लोग 31 दिन में पैसे पे करते हैं अपने पेबल्स को, और हम लोग 28 दिन में पे करते हैं, पहले 33 दिन में पे करते थे। अब हम क्या करें? अब हम जल्दी पे कर रहे हैं। क्या ख्याल है, अच्छा डिसीजन है या बुरा डिसीजन है? मुंतहा बुरा। बेटा, बुरा डिसीजन है। हमें टाइम पर पे करना चाहिए, जो टाइम उस पे पे करो। ठीक है, खामखा जल्दी मत दो। तो इसने इस पे लिखा हुआ है, ट्रेड पेबल टर्नओवर पे इसने लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। द पार्टनरशिप यानी बिजनेस जो है, इज नाउ पेइंग सप्लायर फास्टर देन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, एंड क्विकर देन द इंडस्ट्री एवरेज। ना सिर्फ पिछले साल के मुकाबले में जल्दी पे कर रहा है, पिछले साल 33 दिन में पे करता था, अब 29 दिन में पे कर रहा है, बल्कि जो इंडस्ट्री का एवरेज है उससे भी पहले पे कर रहा है। वाइल दिस मे हैव बीन गुड फॉर द सप्लायर, शायद सप्लायर के लिए अच्छी बात हो, वो खुश हो जाए, लेकिन लिक्विड फंड दैट कुड हैव बीन यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस आर बीइंग यूज्ड अननेसेसरीली। जो आपके पास कैश पड़ा हुआ था, वो आप फालतू यूज कर रहे हैं, अननेसेसरीली यूज कर रहे हैं। ये किसी और काम में भी लग सकता था, बजाय उसको पे करने के बजाय आप किसी और काम में भी इसको लगा सकते थे, किसी और बैंक में रख लेते, या किसी और कोई चीज लेकर आ जाते, उसको बेच देते, तो आपको डबल फायदा होता। तो इंशाल्लाह बाकी चीजें इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। मैं ये फाइल आपको भेज देता हूँ रात में।